नमस्कार दोस्तों। आकार डिजी 9 के हिंदी संस्करण में मैं प्रभाकर सूर्यवंशी आपका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। अक्सर मराठी में अपना विषय प्रस्तुत करने वाला चैनल आज हिंदी में क्यों? आपका सवाल जायज़ है, दुरुस्त है। दोस्तों, बात राष्ट्र के हितों से जुड़ी है, इसलिए मराठी के बजाय हिंदी में यह बात रखना ज़रूरी था। देश के कोने कोने तक ये जानकारी पहुंचाना ज़रूरी है, इसलिए हिंदी। आज मैं जिस बात का जिक्र आपसे करूंगा, शायद आप में से कईयों को पहले से ही पता हो ये जो बात है, मगर ज़्यादातर आम जनता ऐसी कई अछूती जानकारियों से दूर ही रहती है। समाज के उस पिछड़े तबके तक अपनी बात रखने की हमारी कोशिश है। मैं मराठी भाषी हूँ, इसलिए आप मेरे हिंदी उच्चारण पर ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे, इस आशा के साथ मैं अपनी बात ये रखने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, एक ही कहानी में मुझे आपको 2-3 किस्से सुनाने। ये बातें कुछ ऐसी है कि उन बातों से खलबली मच सकती है। मचने दो। तो बात उस ज़माने की है, हमारे देश के बड़े राजनीतिक घराने के युवराज अपनी करतूतों की वजह से नेपाल में लताड़े गए थे। इस युवराज ने एक बार वहाँ की राजकुमारी के साथ छिछोरापन करने की असफल कोशिश की और गिरफ्तार हुए। फिर भारत सरकार के हस्तक्षेप से वो बच गए। दूसरी बार ये महाशय अपनी फिरंगी पत्नी के साथ पशुपतिनाथ के मंदिर में दर्शन के लिए गए। मतलब जाना चाह रहे थे, जहाँ उनको पुजारियों ने तब मंदिर के अंदर प्रवेश करने से रोक दिया, क्योंकि पशुपतिनाथ में तब परंपरा थी कि गैर हिंदू मंदिर में प्रवेश या पूजा नहीं कर सकते। ये युवराज कहने को तो हिंदू थे, इनके सुपुत्र भी अब टी शर्ट के ऊपर जनेऊ धारण करके अपने आप को कट्टर हिंदू दिखलाना चाहते हैं। तो हुआ यूँ था उस वक्त के उन्हें मंदिर में प्रवेश नकारा गया। फिर सरकारी हस्तक्षेप के बाद मतलब दिल्ली से फ़ोन आया। फ़ोन की वजह से युवराज को तो मंदिर प्रशासन ने इजाज़त दे दी कि आप जा सकते हो, पूजा कर सकते हो, मगर जो उनके साथ युवराज्ञी थी, उनकी धर्म पत्नी, उनको फिर भी अंदर जाने से रोका गया, अंदर जाने नहीं दिया। इस बात पर युवराज छिड़ गए और वो मंदिर गए बिना ही लौट आए वहाँ से। भारत आने के बाद ये उनके दिमाग में जो प्रतिशोध की ज्वालाएं जो उनके दिमाग में पनपती थी, उसी की वजह से उन्होंने नेपाल की बर्बादी का एक प्लान तैयार किया। अगर आपको याद होगा तो हमारे बड़े बुजुर्ग बताया करते थे कि नेपाल के राज परिवार के साथ, मतलब वो राज परिवार का एक लगाव झुकाव सदैव भारत की ओर था, हिंदुस्तान की ओर था। यह लगाव इतना था कि भारत के स्वतंत्र होने पर नेपाल के राज परिवार ने खुद राजपाट त्याग कर नेपाल का भारत में राज्य के स्वरूप में विलय का प्रस्ताव तक रख दिया। परंतु अक्ल पर भारी चट्टाने रखकर घूमने वाले तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री नेहरू ने यह प्रस्ताव ठुकरा दिया था और तर्क दिया था कि वैसे ही इतना बड़ा देश संभालना मुश्किल हो रहा है, भला और अतिरिक्त भूभाग वो कैसे संभालेंगे। उसी नेहरू खानदान के कुलदीपक युवराज राजीव गांधी, जो अपने अपमान का बदला लेना चाहते थे, उन्होंने भारत के प्रति सदैव आदर और स्नेह का भाव रखने वाले नेपाली राज परिवार को नेपाल की सत्ता से हटाने के लिए पर्दे के पीछे से एक बहुत बड़ी साजिश रची, एक बहुत बड़ा गंदा खेल खेला और आने वाले दशकों के लिए नेपाल को भारत के मित्रों की सूची से दूर करते हुए वामपंथी नेतृत्व वाला, चीन के प्रति झुकाव रखने वाला देश बना दिया। अब बताओ, ये बातें निकल कर आई है रॉ के पूर्व स्पेशल डायरेक्टर अमर भूषण की किताब इनसाइड नेपाल से। इनसाइड नेपाल ये किताब अमेज़ॉन पर उपलब्ध है, अवेलेबल है। आप ज़रूर इस किताब को खरीदें और पढ़िए। इस किताब में विस्तार पूर्वक बताया गया है कि कैसे संवैधानिक लोकतंत्र के नाम पर राजीव गांधी के निर्देश पर एक कोवर्ट ऑपरेशन लॉन्च करके नेपाल की जो भारत समर्थक हिंदू राजेशाही थी, वो राजेशाही सत्ता को हटाया गया। अमर भूषण की पुस्तक इनसाइड नेपाल में राजीव गांधी के निर्देश पर जो लॉन्च किया गया ये कोवर्ट ऑपरेशन है, उसका एक्चुअल में क्या ये था, प्रकृति कैसी थी उसकी, उसका भी उल्लेख है। ये किस तरह से काम कर रहा था ये भी बताया गया, और ये भी बताया गया कि किस प्रकार से तत्कालीन नेपाल के विपक्षी दलों के संग मिलकर गुप्त तरीकों से नेपाल के पूरे जो राजाशाही सिस्टम था, उस राजाशाही सिस्टम को ध्वस्त किया गया।
उस समय अमर भूषण जो रॉ के ईस्टर्न ब्यूरो के चीफ थे, उनको एक नकली नाम दिया गया था, जीवनाथन, और उनकी पहचान छिपाकर इस ऑपरेशन को अंजाम देने का दायित्व भी उनको सौंपा गया था। उन्हें एक अनुभवहीन यूनिट बनाकर नए जासूसों को भर्ती करवाकर राजा बीरेंद्र वीर विक्रम शाह देव की जो राजेशाही थी, उस राजेशाही का तख्ता पलटकर नेपाल में संवैधानिक लोकतंत्र लाने का मिशन दिया गया था। तत्कालीन राजीव गांधी की कांग्रेस सरकार ने नेपाल के हिंदू सत्ता को समाप्त करने के हेतु उस समय नेपाल में चल रहे जन आंदोलन को समर्थन दिया था, और सैकड़ों वर्षों से जो नेपाल का जो राज परिवार था, भारत के प्रति समान धर्म और संस्कृति के कारण मित्रतापूर्ण आचरण करता रहा, स्नेह और विश्वास का भाव रखता था, उसी नेपाल के राज परिवार के संग राजीव गांधी ने यह गंदा खेल खेल दिया और रॉ स्पॉन्सर्ड जन आंदोलन के नाम पर नेपाल के हिंदू राज परिवार को सत्ता से हटाने का षड्यंत्र रच दिया। राजीव गांधी की जब नेपाल के जो नरेश थे बीरेंद्र वीर विक्रम सिंह, उनके साथ संग जब नेपाल के लोकतंत्र लागू करने पे वार्ता हुई, कई दौर की वार्ता हुई, कई दौर की बातचीत हुई, मगर वो विफल रही, राजा माने नहीं। तब राजीव गांधी ने भारत से नेपाल जाने वाली खाद्य सामग्री और अन्य जो आवश्यक वस्तुएं थी उन पर रोक लगा दी और नेपाल नरेश को नेपाल में लोकतंत्र लागू करने के लिए मजबूर कर दिया, बाध्य कर दिया, जिसके कारण नेपाल के राज परिवार को, जिसने तब तक चीन से दूरी बनाए रखी थी, उनको उसी चीन की सहायता मांगनी पड़ी। और राजीव गांधी की इस मूर्खतापूर्ण हरकत के कारण चीन को नेपाल के आंतरिक विषयों में दखल देने का अवसर मिल गया और साथ ही उसके बाद चीन धीरे धीरे नेपाल में अपनी जड़ें मजबूत करता हुआ नेपाल को भारत से दूर ले गया। और आज भारत की सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट के लिए नेपाल एक सरदर्द बना हुआ है। नेपाल में चीनी फुटप्रिंट रणनीतिक रूप से, मिलिट्रिक रूप से भारत के लिए बहुत चिंताजनक और प्रतिकूल परिस्थिति थी और भारत कभी नहीं चाहता था कि चीन की उपस्थिति कभी भी नेपाल में हो। ये किसी भी प्रकार से भारतीय हित में नहीं था, किंतु राजीव गांधी द्वारा बिना सोचे समझे जो विवेकहीन कदम उठाए गए थे, उन विवेकहीन कदमों ने भारत को सताने वाला ये एक दुस्वप्न सौंप दिया जो सच हो गया। ये दुस्वप्न सच हो गया। 2 बार अपमानित हुए युवराज ने पहले तो रॉ के चीफ AK वर्मा को नेपाल में ये जो लोकतंत्र के नाम पे जो साजिश रची थी, लोकतंत्र स्थापित करने का दायित्व दिया था, जिन्होंने अपने विश्वास पात्र जो सबऑर्डिनेट थे जीवनाथन, उनको मैदान में उतारा। भूषण उर्फ जीवनाथन ने फिर कार्यभार संभाला और माओवादी लीडर पुष्पकमल दहल उर्फ प्रचंड, आप जानते होंगे उनको, वो काफ़ी कूटनीति और मशक्कत कर करके अपनी तरफ कर लिया और उसके अन्य विपक्षी पार्टियों के साथ हाथ मिलाकर नेपाल की राजनीति में नेपाल के हिंदू राज परिवार के विरुद्ध एक ज्वाइंट फ्रंट बनाने को कहा, सबको राज परिवार के विरुद्ध एक साथ लड़ने को कहा। यही प्रचंड आगे चलकर 2008 और 2016 में नेपाल का प्रधानमंत्री भी बना था। प्रचंड एक जाना माना वामपंथी है, कम्युनिस्ट है, जो चीन का काफ़ी करीबी है और समय समय पर भारत के विरुद्ध चीन को इस्तेमाल भी करता रहा है। ये जो पुस्तक है इनसाइड नेपाल, वो बताती है कि कैसे दुर्गम क्षेत्रों में विभिन्न राउंड्स के गहन बातचीत के बाद रॉ ने पुष्पकमल दहल उर्फ प्रचंड को राजीव गांधी का एजेंडा फॉलो करने के लिए मनाया, उसको एग्री किया, क्योंकि शुरू में प्रचंड को भी भारतीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी की इस आत्मघाती रणनीति पर विश्वास नहीं हो रहा था। और बातचीत में एक समय पर तो उसने रॉ से यह प्रश्न भी किया था कि आखिर भारत को नेपाल में लोकतंत्र लाकर क्या फायदा मिलेगा, क्या हासिल करेगा भारत। राज परिवार जो है नेपाल का, वो तो पहले से ही भारत की सभी नीतियों का अनुसरण करता है, तो क्यों ये सब कर रहे हो। परंतु भारत देश का दुर्भाग्य है कि एक विकृत मानसिकता से ग्रस्त विवेकहीन अदूरदर्शी नेता उस समय भारत का प्रधानमंत्री की कुर्सी पर 400 सीटों की अभूतपूर्व बहुमत के संग खून पीने वाले चमगादड़ के समान उल्टा लटका हुआ था, भारत के हितों को नुकसान पहुंचाने में लगा था। वही देखिए आज के दौर की बात कीजिए, उसी राजवंश का एक कुलोत्पन्न है युवराज राहुल, जो चाइना के साथ अपने निजी हितों और पुनः भारत में अपनी खोई हुई सत्ता कब्जाने के लिए उसके साथ गलबैये कर रहा है, भारत को अस्थिर करने में लगा हुआ है।
इसके लिए वो भारत की बर्बादी के सपने संजोने वाले पाकिस्तान तक से भी संपर्क में है और पाकिस्तान से सहयोग मांग रहा है कि पाकिस्तान और चाइना ये दोनों के सहयोग से यूट्यूब और टुकड़े टुकड़े गैंग वाले जो पत्रकार हैं उनके माध्यमों से विदेशी फंड दिला के उनको भारत को विश्व भर में बदनाम करवाकर वर्तमान सरकार के खिलाफ षड्यंत्र रचकर सत्ता जो है ना, जो उसके हाथ से निकल चुकी है, उसको कब्जाने की भरपूर कोशिश कर रहा है और इस काम में पूरे विपक्ष को एकजुट कर भारत जोड़ो तीर्थ यात्रा निकाल रहा है। मगर संसद के हालिया सत्र में इसी युवराज के साथ सारे विपक्ष को मोदी और शाह ने, अमित शाह ने मिलकर जिस तरह से धो डाला है वो आपने देखा ही होगा। भाग गए, सब भाग गए। ये सारी चीज़ें अपने आप में एक उपलब्धि मान सकते हैं। हम जितना इतिहास को कुरेदते जाएंगे हमें कांग्रेसियों के काले कारनामे दिखाई देंगे, उनके काले कारनामों के सबूत हाथ लगते जाएंगे। ऐसे कई और कारनामे हैं जो आपके सामने लाते रहेंगे। इसलिए जुड़े रहिए हमारे आपके अपने चैनल आकार DG9 से। फिलहाल के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे जल्द ही। तब तक अपना ख्याल रखें और देखते रहे आकार DG9। धन्यवाद, नमस्कार।